Students to AIB Education at Study with Anas Sir. Today I will be starting class 12th Business Study chapter number 2 Principles of Management। और आज की क्लास की वीडियो में हम जो हमारे सेकंड सेंटेंस हैं यानी एप डिटेल्ड और उनके सारे प्रिंसिपल्स को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की वीडियो को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब टेलर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, इनका पूरा नाम है 1915 वॉज अ पर्सन हु विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन 1878 से 1884 रोज फ्रॉम रैंक्स फ्रॉम एन ऑर्डिनरी अप्रेंटिस टू चीफ इंजीनियर इन मेड्यूल स्टील। टेलर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कम टू द कंक्लूजन दैट वर्कर वेयर प्रोड्यूसिंग मच लेस देन द टारगेटेड स्टैंडर्ड टास्क। यानी कि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स से हमें उनको पता चला कि जो हमारे वर्कर्स हैं ना वो इतना आउटपुट हमें दे ही नहीं रहे, इतना प्रोडक्शन हमें दे ही नहीं रहे जो कि हमारा स्टैंडर्ड टास्क है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए स्टैंडर्ड टास्क आल्सो बोथ द पार्टीज मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर हॉस्टाइल towards each other. He gave a number of suggestions to solve this problem and correctly propounded their theory of scientific management। और ये लोग क्या करते हैं, जब कोई परेशानी आती है तो आपन सुलझा लेते हैं, किसी भी प्रिंसिपल का यूज़ नहीं ले रहे। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जब हम कोई भी काम साइंटिफिक थ्रू से करते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं तो अल्टीमेटली हमारे सारे कंक्लूजन निकल जाते हैं, राइट। तो यहीं पर देखो टू एम्फेसाइज द यूज ऑफ साइंटिफिक अप्रोच इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेज इंस्टीड टू हिट एंड ट्रायल मेथड। इन्होंने कहा भाई आप अपने इंटरप्राइजेस के अंदर यानी हम अपने इंटरप्राइजेस में क्या करें, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट देखें जगह किसकी जगह पे हिट और ट्रायल मेथड के लिए, यानी कि जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं या फिर जो हमारा मन कर रहा है वो हम मेथड लगा रहे हैं, तो इन सब की जगह हम एक साइंटिफिक थ्योरी का यूज़ करें तब जाके हम ग्रोथ कर। कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज़ वेल नो एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद उनको जाना जाने लगा कि किस नाम से, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट एक इस चीज़ को रेफर करती है कि इस चीज़ को डिनोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और कम से कम कॉस्ट। तो ये होता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम मूव करते हैं क्या है असल में साइंटिफिक। हमारे पास साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास कि साइंस इज़ नॉट रूल ऑफ थंब, यानी साइंस एक रूल ऑफ थंब नहीं है। देखिए क्या है फिर, तो देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच एंड द हिट एंड मिस मेथड्स। तो बेसिकली बता रखा है कि साइंटिफिक एलिमेंट, साइंटिफिक स्टडी की ऐसी स्टडी है जो कि हर एक एलिमेंट को एनालाइज किया जाता है, हर एक जॉब को एनालाइज किया जाता है कि आखिर इसमें कितनी नीड है, कितनी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारा मन कर रहा है तो हमने 2% रख लिया, हमारा मन कर रहा था हमने 1 ही रख लिया, यानी कि हिट और ट्रायल मेथड के ऊपर ये काम नहीं करता। तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट आर दोज एलिमेंट वी शुड बी साइंटिफिक स्टडी आर एनालाइज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। अब देखिए we should be constantly experimentation to develop new techniques which make the work more simpler and easier and क्विकर। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उसके साथ में जो हमारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उन्हीं के लिए नई नई टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स बना दिए जाते हैं विथ यूज ऑफ साइंटिफिक स्टडी। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ फ्रेंड्स अब हमारे पास आता है सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है, देखिए इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी मेंटल रेवोल्यूशन ऑन पार्ट ऑफ द मैनेजर एंड वर्कर्स इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट ईच अदर इन रूल्स ऑफ एलिमेंट्री एनी क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स टू रियलाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। इसमें बता रखा है कि बेसिकली हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी के रोल को महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरा काम ज़्यादा तो मैं ज़्यादा बढ़ा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक की रोल को, हर एक की जगह को हमें समझना चाहिए, तब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सकते हैं, राइट। अब देखिए थर्ड आता है हमारे पास कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कॉपरेट करना चाहिए। बेसिकली वर्ड से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड वेयर बाय कंस्ट्रक्टिव सजेशन ऑफ वर्कर शुड बी अडॉप्टेड एंड दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। यानी कि जब हमारे बीच में कॉपरेशन रहेगा मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, तो वर्कर्स तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो स्ट्राइक पे चले जाएं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं सिर्फ वर्कर्स के ऊपर लाई करती हैं, ये मैनेजमेंट के ऊपर भी आता है कि उनको कॉपरेट करना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना चाहिए अपने वर्कर के साथ, और सेम सिचुएशन आती है हमारे वर्कर्स के ऊपर भी। तो बहुत
एज अबाउट मैनेजमेंट एंड वर्कर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस टुगेदर, सभी को साथ में परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो ये हमारे थर्ड प्रिंसिपल यानी 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लीज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन या कॉम्पिटेंसीज ऑफ ऑल पर्सन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर देयर साइंटिफिक सेलेक्शन एंड असाइन वर्क सुइटेड टू देयर डिपार्टमेंट एंड एबिलिटी। तो बेसिकली बता रखा है कि हमें साइंटिफिक तरीके से पहले तो उनका सिलेक्शन लेना चाहिए, यानी कि सिर्फ उन्हीं को ही सिलेक्शन में लिया जाए जो कि उस लेवल के क्वालिफाइड हैं, और साथ ही जब उनका सिलेक्शन हम ले लें तो उनको उस काम के लिए असाइन किया जाए जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, क्योंकि जब हम कोई भी काम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा इफिशियंसी दिखाते हैं। तो ये बता रखा है कि उनकी इफिशियंसी के मुताबिक, उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको डिपार्टमेंट असाइन करनी चाहिए, उनको एबिलिटी के मुताबिक उनको काम देना चाहिए। दिस विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली, और साथ ही बाय यूटिलाइजेशन देयर स्किल टू द वर्कर टू द फुलेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, और हम साथ ही जो उनके अंदर एबिलिटी काम करने की वो हम फुलेस्ट यूटिलाइज कर सकेंगे अगर हम उनका मनचाहा काम दे दिया तो ये थे हमारे 4 पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रिंसिपल्स यानी कि फंक्शनल फॉरमैनशिप और अलग मेथड्स जो हैं हमारे, सो स्टार्ट करते हैं। हम मूव करते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप की तरफ। तो देखिए इट इज़ अ टेक्निक इन विच प्लानिंग execution are separated. There are 8 type of specialized professional for each under planning and execution who keep a watch and all workers to exact optimum performance। यानी फंक्शनल फॉरमैनशिप यहाँ का मतलब ये है कि प्रोडक्शन को अलग कर दिया जाता है, प्लानिंग को अलग कर दिया जाता है, और इन्हीं के मुताबिक यहाँ पे जॉब्स दी जाती हैं। अल्टीमेटली से प्लानिंग इंचार्ज अलग और प्रोडक्शन इंचार्ज अलग। तो उनको पढ़ते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है प्लानिंग इंचार्जेस। तो प्लानिंग इंचार्जेस के अंदर क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग आते हैं। फर्स्ट आता है रूट क्लर्क। ये क्या करता है भाई, टू स्पेसिफाई द क्रिएट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। सेकेंड इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वर्कर्स को। थर्ड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट फॉर द जॉब। तो बेसिकली ये हमारे कुछ काम होते हैं जो कि प्लानिंग इंचार्जेस के अंदर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रोडक्शन इंचार्जेस की तरफ। अब हमारे पास आते हैं प्रोडक्शन इंचार्जेस। तो फर्स्ट आता है हमारे पास गैंग बॉस, ठीक है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीनरी, और क्या है, रेडीली फॉर ऑपरेशन, यानी कि देखता है कि हमारी जो मशीन्स हैं, टूल्स हैं, वो रेडी हैं या नहीं ऑपरेशन करने के लिए। सेकेंड स्पीड बॉस, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीटेशन ऑफ जॉब। इसका काम होता है कि हमारा हर एक काम टाइमली कंप्लीट हो जाए, हर एक तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है। थर्ड आता है रिपेयर बॉस, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन टूल्स एंड मशीनरी। बेसिकली इसका काम होता है कि हर एक मशीन को, हर एक टूल को प्रॉपर वे में देखना कि वो ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं, या रिपेयरिंग की ज़रूरत है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्पेक्टर, टू चेक क्वालिटी ऑफ वर्क। अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा जितना भी काम हो रहा है प्लानिंग के बाद, प्रोडक्शन के बाद, अब यहाँ पे देखा जा रहा है, इंस्पेक्टर देख रहा है कि हमारी क्वालिटी कैसी है, वर्क की ठीक चल रही है नहीं चल रही, या फिर कोई गाइडेंस की या फिर कोई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे प्रोडक्शन इंचार्ज। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये क्या है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना हर एक बिजनेस एक्टिविटी के मुताबिक। अगर हम कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो कपड़ों के कारोबार के लिए कितना हमें आउटपुट देना है वो स्टैंडर्ड मुताबिक रखना। इसी तरीके से वेयर एज सिंप्लीफिकेशन रेफर टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लो वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है उसका मतलब ये है कि अपनी वेराइटीज़ को, जो हमारी प्रोडक्शन है, सर्विस है, उसको अलग अलग कर देना। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जीन्स का कारोबार है तो जीन्स के कारोबार के अंदर बच्चों की जीन्स, बड़ों की जीन्स, एल्डर, मतलब जितनी टाइप्स की फैशन वगैरह, सिंपल जीन्स वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी वेराइटीज़ हैं बिजनेस एक्टिविटी की, उनको अलग अलग कर देना, सिंप्लीफिकेशन करना। अल्टीमेटली इससे क्या होता है, फॉर यूटिलाइजेशन टू इक्विपमेंट एंड इंक्रीज इन टर्न ओवर। तो इससे हमारा टर्न ओवर आल्सो इंक्रीज रहता है, यानी अल्टीमेटली सेल्स ही इंक्रीज होती है, राइट। अब देखिए हमारे पास आता है मेथड स्टडी। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी इज नॉट फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ
मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर एंड द कैपिटल। मेथड स्टडी का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छा मेथड ढूंढना जिससे हम अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें और समय रहते हुए कर सकें। किन चीज़ों के द्वारा? इनके मशीनरी, मटेरियल, मैन पावर और साथ ही हमारा कैपिटल। तो ये था हमारा क्या, मेथड स्टडी। अब हम बात करते हैं मोशन स्टडी की। तो इट इज़ द साइंस ऑफ एलिमेंटिंग वेस्टफुलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम द यूजिंग अननेसेसरी इल डायरेक्टेड द इनएफिशिएंट मोशन बाय वर्कर्स एंड द मशीन टू आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। तो बेसिकली बता रखा है कि यहाँ पे हमारे मोशंस की बात हो रही है, यानी वेस्टफुल एक्टिविटी की बात हो रही है। यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट साथ में कहीं हम वेस्टफुल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं कर रहे, कहीं हम डुप्लीकेट वर्क तो नहीं परफॉर्म कर रहे। तो इसीलिए अल्टीमेटली लिंक जो होता है वो मेथड से ही होता है कि हमें एक बेस्ट मेथड चुनना है अपने काम को करने के लिए, जिससे हमारी कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी ना क्रिएट हो और साथ ही डुप्लीकेशन ऑफ वर्क क्रिएट ना हो। तो इसीलिए टू द आइडेंटिफाई बेस्ट मेथड ऑफ वर्क। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टाइम स्टडी की। तो टाइम स्टडी का मतलब क्या है? इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम टेकन बाय टू परफॉर्म वेल डिफाइंड जॉब। यानी कि हर एक टाइम को हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे गोल को अचीव करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम हो। ऐसा नहीं है कि हम गोल तो अचीव कर पाया बट वो 1 या 2 साल के अंदर कर पाए हम। तो इसीलिए जो कम से कम टाइम लगना चाहिए वो हमें लगे, उससे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये टाइम स्टडी हमें सिखाती है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं 6th फैटिग्यू स्टडी। देखिए, फैटिग्यू स्टडी इज सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग और टास्क। The rest intervals will enable workers to regain their lost stamina thereby avoiding accidents, rejection and industrial sickness। देखिए, इसे बता रखा है फैटिग स्टडी मतलब क्या है? जो हमारे इंटरवल्स होते हैं, यानी रेस्ट होता है वर्कर्स का। तो बेसिकली रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स रेस्ट लेंगे तो वो अपनी और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी खाने पीने के बाद। बट यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि रेस्ट तो लिया जा रहा है बट वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 1 घंटे का रेस्ट हो तो वो ले रहे हैं 1.5-2 घंटे का, तो उससे अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट जाएगा। तो इसीलिए बता रखा है कि रेस्ट हो बट एक टाइमली रेस्ट हो, है ना। अब 7th आता है हमारे पास डिफरेंस पीस ऑफ वेज इंसेंटिव यानी वेज सिस्टम। दिस लिंक वेज एंड प्रोडक्टिविटी। This standard output per day is established and 2 piece rates are used higher for those who achieve up to and more than standard output, efficient workers and lower for efficient and the slow workers। तो बेसिकली बता रखा है कि यहाँ पे हमारे पैसे देने की बात हो रही है। तो पैसे हमें अपने वर्कर्स को एक सफिशिएंट वे में देने चाहिए, यानी जितना उनका काम है उतना हमें उनको पे करना ही करना चाहिए, उनको उतनी वेजेस देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पे किया जा रहा है, काम उनका कम है पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं हो कि उनका काम ज़्यादा है और पैसे कम दिए जा रहे हैं। तो बेसिकली इससे हमारा जो इफिशियंसी है बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर हमारे वेज इंसेंटिव कम या ज़्यादा बढ़ जाती है तो। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, 10 efficient वर्कर्स विल बी रिवॉर्डेड एंड द इनएफिशिएंट विल बी मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली बता रखा है कि जो इफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, एंड देन जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ताकि वो अपनी और परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव कर सके फ्यूचर के अंदर। तो ये था हमारा डिफरेंस पीस ऑफ वेज सिस्टम। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे साइंटिस्ट हैं एफ.डी. टेलर, उनके सारे प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी प्रिंसिपल के अंदर या मेरी राइटिंग सेक्शन के अंदर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे बिजनेस स्टडी में। थैंक यू।